फ्रोजन वर्ल्ड्स, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड, दो आइस जायंट्स की कहानी। ये नाम सुनते ही हमारे मन में विशाल बर्फ से ढके हुए नज़ारों की तस्वीरें आती हैं, जहाँ अद्भुत जीव रहते हैं और ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी है। ये धरती के सबसे बड़े आइस शीट्स हैं, जिनकी बर्फीली गहराइयों में हमारे ग्रह के क्लाइमेट का इतिहास छुपा हुआ है। ये वीरान से दिखने वाले लैंडस्केप्स असल में ग्लोबल टेम्परेचर्स और समुद्र के वाटर लेवल को रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। लेकिन ये फ्रोजन जायंट्स एक जैसे नहीं हैं। अंटार्कटिका, जो कि सबसे दक्षिणी महाद्वीप है, ओशन से घिरा हुआ एक लैंड मैस है। ये ग्रीनलैंड से भी बड़ा है और दुनिया के लगभग 90% बर्फ को अपने अंदर समेटे हुए है। वहीं दूसरी तरफ ग्रीनलैंड एक आइलैंड है जो आर्कटिक और अटलांटिक ओशंस के बीच स्थित है। हालांकि ये अंटार्कटिका से छोटा है, लेकिन इसका आइस शीट भी बहुत विशाल है। यह ग्रीनलैंड की सतह का लगभग 80% हिस्सा ढके हुए है। दोनों ही रीजन्स क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स का सामना कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से। इन दोनों बर्फीले लैंडस्केप्स के बीच के डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और फैसिनेटिंग भी। इन डिफरेंसेस को समझना आइस, क्लाइमेट और हमारे ग्रह के फ्यूचर के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ आइए और इन बर्फीले रियम्स के वंडर्स एक्सप्लोर करें और उस क्रूशल रोल के बारे में जानें जो ये हमारे प्लैनेट की हेल्थ में निभाते हैं। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जो एक्सट्रीम से भरा हुआ है। यह पृथ्वी पर सबसे ठंडा, सबसे ज़्यादा हवा वाला और सबसे सूखा स्थान है। यहाँ धरती का सबसे बड़ा आइस शीट भी है, जिसमें इतना पानी है कि अगर ये पिघल जाए तो ग्लोबल सी लेवल्स लगभग 60 मीटर्स तक पहुंच सकते हैं। यह विशालकाय आइस शीट कई हजार सालों से हो रही बर्फबारी का नतीजा है, जो कंपैक्ट होकर आइस में बदल गई है। एंटार्क्टिक आइस शीट दो मुख्य हिस्सों में बंटा हुआ है, ईस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट और वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट। ईस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट ज़्यादा बड़ा है और पुराना भी, और सी लेवल से ऊपर बेडरॉक पर टिका हुआ है। हालांकि वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट सी लेवल के नीचे बेडरॉक पर स्थित है, जिसकी वजह से ये वार्मिंग ओशन टेम्परेचर्स के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है। अपनी एक्सट्रीम कंडीशंस के बावजूद अंटार्कटिका जीवन से भरपूर है। महाद्वीप के आसपास के पानी में वेल्स, सील्स, पेंगुइन्स और समुद्री पंछी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। बर्फीला लैंडस्केप खुद ही यूनिक इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करता है, जहां माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स बर्फ के भीतर सर्वाइव करते हैं। अंटार्कटिका जीवन की रेजिलियंस और उसे सस्टेन करने वाले डेलिकेट बैलेंस का प्रमाण है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड स्टार्क ब्यूटी से भरपूर जगह है। विशाल आइसबर्ग्स, चमकते हुए ग्लेशियर्स और बर्फ से कटे हुए फ्योर्ड्स इसके लैंडस्केप की पहचान है। हालांकि अंटार्कटिका जितना विशाल नहीं है, फिर भी ग्रीनलैंड का आइस शीट ग्लोबल सी लेवल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंटार्कटिका के विपरीत ग्रीनलैंड में बर्फ तेजी से पिघल रही है। वार्मर एयर टेम्परेचर्स और बढ़ते ओशन टेम्परेचर्स की वजह से इसके आइस शीट के पिघलने की स्पीड बढ़ रही है। यह पिघला हुआ पानी समुद्र में जाता है, जिससे पूरी दुनिया में सी लेवल्स बढ़ जा रहे हैं। ग्रीनलैंड में हो रहे आइस लॉस की रेट क्लाइमेट एक्शन की ज़रूरत को बहुत ज़ोरदार तरीके से बताती है। ग्रीनलैंड के आइस शीट के पिघलने से लोगों और इकोसिस्टम्स पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है, जो इस पर निर्भर हैं। कोस्टल कम्युनिटीज़ को बढ़ते हुए सी लेवल्स के खतरे का सामना करना पड़ रहा है, जबकि आर्कटिक वाइल्ड लाइफ तेज़ी से बदलते एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को ढालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ग्रीनलैंड वार्मिंग प्लैनेट के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए एक क्रिटिकल वार्निंग साइन का काम करता है। आइसबर्ग्स का कैल्विंग नेचर के ऑ इंस्पायरिंग स्पेक्टिकल्स में से एक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े ग्लेशियर्स या आइस शेल्फ्स से टूटकर आसपास के पानी में गिर जाते हैं। यह ड्रामेटिक इवेंट तब होता है जब किसी ग्लेशियर या आइस शेल्फ का फॉरवर्ड मूवमेंट अनस्टेबल हो जाता है। जैसे जैसे ग्लेशियर समुद्र की तरफ बढ़ाते हैं, वे वार्मर वाटर और एयर टेम्परेचर्स का सामना करते हैं। इसकी वजह से किनारों पर मौजूद बर्फ पिघलती है और कमज़ोर हो जाती है, और आखिरकार एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूट जाता है। इन आइसबर्ग्स का साइज अलग अलग हो सकता है, छोटे छोटे टुकड़ों से लेकर सिटीज से भी बड़े विशालकाय टुकड़े तक। आइसबर्ग्स का कैल्विंग एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से जिस रेट से यह हो रहा है वह बढ़ रहा है। जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर्स और आइस शेल्फ्स तेजी से पिघल रहे हैं,
जिससे ज़्यादा फ्रीक्वेंट और बड़े कैल्विंग इवेंट्स हो रहे हैं। इसकी वजह से सी लेवल्स बढ़ रहे हैं और कोस्टल कम्युनिटीज़ के लिए खतरा पैदा हो रहा है। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में आइस शीट्स के पिघलने के दूरगामी परिणाम सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे ये विशाल आइस शीट्स बर्फ खोते हैं, ग्लोबल सी लेवल्स पर आते हैं। इससे कोस्टल कम्युनिटीज़ को सीधा खतरा होता है, जिससे लाखों लोग डिस्प्लेसमेंट और बारज के खतरे में पड़ जाते हैं। बढ़ते हुए सी लेवल्स की इकोनॉमिक और सोशल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हैं। पिघलती बर्फ से निकलने वाला मीठा पानी ओशन करंट्स को भी डिसरप्ट करता है। ये करंट्स ग्लोबल टेम्परेचर्स को रेगुलेट करने और हीट को पूरे प्लैनेट में डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। ओशन करंट्स में बदलाव से हरिकेन्स, ड्राउट्स और बाढ़ जैसे ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो सकते हैं। हमारे ग्रह के सिस्टम्स की इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब है कि एक एरिया में होने वाले चेंजेस का असर पूरी दुनिया में पड़ सकता है। पिघलती बर्फ पोलर वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट के नुकसान का भी एक कारण है। पोलर बियर्स, सील्स और पेंगुइन्स शिकार करने, प्रजनन करने और आराम करने के लिए सी आइस पर निर्भर रहते हैं। जैसे जैसे सी आइस गायब होती जाती है, इन जानवरों को भोजन के लिए ज़्यादा दूर तक जाना पड़ता है और उन्हें स्टार्वेशन का ज़्यादा खतरा होता है। इन रीजन्स में बायोडाइवर्सिटी का नुकसान सभी लिविंग थिंग्स की इंटरकनेक्टेडनेस की एक कड़वी याद दिलाता है। साइंटिस्ट्स आइस डायनामिक्स का अध्ययन करके यह समझने की कोशिश करते हैं आइस शीट्स क्लाइमेट चेंज पर कैसे रिएक्ट करते हैं। वे इसके लिए कई तरह के मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस, आइस कोर्स और कंप्यूटर मॉडल्स शामिल हैं। आइस शीट्स के पास्ट बिहेवियर का अध्ययन करके साइंटिस्ट्स भविष्य में सी लेवल राइज और प्लैनेट पर इसके इम्पैक्ट के बारे में ज़्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। आइस कोर्स, जिन्हें आइस शीट्स के अंदर से निकाला जाता है, पास्ट क्लाइमेट कंडीशंस के बारे में वैल्यूएबल क्लूज देते हैं। इन कोर्स में फंसे हुए एयर बबल्स होते हैं, जो हजारों साल पहले के एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के बारे में बताते हैं। इन एयर बबल्स का एनालिसिस करके साइंटिस्ट्स समय के साथ टेम्परेचर, ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशंस और अन्य क्लाइमेट वेरिएबल्स में होने वाले चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और एडेप्टेशन के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए आइस डायनामिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। एक्यूरेट क्लाइमेट प्रेडिक्शंस कम्युनिटीज़ को सी लेवल राइज के इम्पैक्ट्स के लिए तैयार होने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि सी वॉल्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलोकेट करना और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप करना। हमें आइस शीट्स के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी होगी, हम चेंजिंग क्लाइमेट की चैलेंजेस का सामना करने के लिए उतने ही बेटर इक्विप्ड होंगे। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड का भविष्य हमारे अपने भविष्य से जुड़ा हुआ है। इन आइस शीट्स के पिघलने का पूरे प्लैनेट पर बहुत गहरा असर पड़ता है, बढ़ते हुए सी लेवल से लेकर ओशन करंट्स में डिसरप्शंस तक। इन फ्रोजन वर्ल्ड्स की रक्षा करना सिर्फ एक एनवायरमेंटल कंसर्न नहीं है, बल्कि यह ग्लोबल अर्जेंसी का विषय है। क्लाइमेट चेंज से निपटने में हम सभी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करके, एनर्जी कंजर्व करके और सस्टेनेबल चॉइसेस करके अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने वाली पॉलिसीज को सपोर्ट करना एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब समय आ गया है कि हम कुछ करें। एक साथ मिलकर काम करके हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां लोग और प्रकृति दोनों फल फूल सकें। आइए आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने प्लैनेट की रक्षा करने के लिए इन बर्फीले लैंडस्केप्स की ब्यूटी और फ्रैजिलिटी से प्रेरणा लें। हमारे प्लैनेट का फ्यूचर उन चॉइसेस पर निर्भर करता है जो हम आज करते हैं।